Well, a stampede broke out at Mahakumbh in Prayagraj in early hours of Wednesday ahead of the Amrit Snan on Mauni Amavasya, killing 30 people and injuring at least 60 of them. According to officials, a large number of pilgrims turned up for a holy bath on the occasion of Mauni Amavasya, which is also something that led to the stampede. Addressing the media, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that the situation now is under control, but the crowd pressure remains. He has urged pilgrims to take a dip at the closest ghats instead of stressing over going to the Sangam nose. The Prime Minister also has spoken to the Chief Minister multiple times a day. Prime Minister Narendra Modi has also condoled the deaths that have taken place, 30 of them. Centre is also keeping a close watch on the relief and rescue work, even as opposition has blamed the UP government of self-promotion and PR. The UP government expected 10 crore pilgrims to Mahakumbh in just one day. It had stepped up security for the preparation of Amrit Snan. आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। जिला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। My colleague Aishwarya spoke to some people after the tragedy, the same ones who've lost their relatives in this tragedy. Let's listen in to what they said. अरे माता जी, आप थी वहाँ पर कल रात को? मेरी माँ और मेरी भाभी खत्म हो गई है। वहाँ पर हम लोग कुंभ नहाने के लिए आए। हम सोचे कि सारी सुविधा होगी, हम लोग कभी नहीं आए थे। मेरी माँ कह रहे थे कि मैं नहाऊंगी, हमको ले चलो एक बार नहा दो। वहाँ पर अब सरकार जी पूरा धुआ लगाए होंगे। हम लोग नहीं जानते थे कि इतना सुविधा नहीं होगा। जब हम यहाँ पर आए नहाने के लिए, उधर से पब्लिक इधर से पब्लिक, पूरा एकदम सब पूरा नाकाबंदी कर दिए थे। न आदमी इधर से जा रहे थे न उधर से। अगर वो दरवाज़ा खोल दिए होते उधर से तो पब्लिक लोग नहीं मरती, न मेरी माँ मरती, न मेरी भाभी मरती। लेकिन वो लोग खोले ही नहीं। जब मर गए सभी लोग मरने लगे, एक एक पर लाश 5-5 6-6 लाश पड़ने लगी, तब भाग दौड़ होने लगा। तब जे जहाँ अपना जान बचा कैसे बचाने, वो भी हम लोग 4-5 घंटे खड़े थे। कहाँ से आए थे? और जौनपुर से आए। हमारा नाम जगवंती है, जौनपुर जिला से आए हैं। हमारा जो गांव है वो सनावपुरवा है। यहाँ अस्पताल में कब पहुँचे और क्या आपको अभी आपके जो परिवारजन है वो आए हैं? 9-10 बजे का मट्टी आया है। अभी मेरी माता मेरी भाभी का 9-10 बजे का आया है। अभी हमें को मिला नहीं है। हम लोग अभी इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं भी अभी मिला है।
अगर ऐसे करे होते तो हम लोग नहीं आते, हम नहीं जानते कि इतना सुविधा नहीं है, सब घेर के सबके पब्लिक को मार रहे हैं तो हम लोग नहीं आते। बैरियर कैसे टूट गया? वो सब बंद कर दिए थे, पूरा नाकाबंदी करके, कोई खोल ही नहीं रहे तभी ना, तब आज पब्लिक लोग मार मार के तोड़ रहे थे, तब भी तोड़ तोड़ के जैसे भाग के अपना जान बचाया तैसे बचाया, और तो सब मरने लगे तब जान गए कि हम सब लोग मर जाएंगे, तब अपना वो लोग तोड़ तोड़ के भागने लगे। नहीं टूट पाए, वो लोग उधर से लाठी चार्ज कर रहे थे, मार रहे थे, नहीं खोलने दे रहे थे, अगर खोल दिए होते ना तो पब्लिक नहीं मरते। Almost 90 people got injured, and the numbers can go up because since last 4-5 hours, I've been reporting from this hospital, and what I'm witnessing is constantly there are ambulances that are passing by, and the family members who have lost their loved ones are trying to find out. They are trying to identify their relatives. Because the dead bodies were kept at this hospital, and this is the nearest one, and the injured were taken to just not this Motilal Nehru Medical College, but to other hospitals as well, which are nearby this area, and also, of course, the serious ones were taken to Banaras and to Lucknow as well. But certainly, as I'm speaking, let me also show you these visuals. This is, the Motilal Nehru Medical College, and people are still trying to find out their loved ones. As far as the bodies are concerned, they those are identifying. They are taking them. Of course, it's just not from Uttar Pradesh, but also from different parts of the country. Where devotees came from. These are the family members who have been sitting since morning, and they are waiting to have some information. Remember, it was the DIG who stated that it will be the helpline numbers which will also be issued. Some of the family members are right here. They are just waiting for some confirmation. If I'll directly go across to some of the devotees who came from large numbers. आप लोग कितनी बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? हम लोग लगभग दो बजे से 2 बजे से 2 लगभग बजे से इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली अभी तक आप लोगों को? कुछ खबर? खबर नहीं, कोई खबर हम लोग को नहीं मिलता है। कौन आप लोगों का खोया था वहाँ पर और क्या कुछ हुआ था? वो वहाँ गई थी, वहाँ से जब नहीं मिल रही थी तो हम लोग क्या करें, पता लगा रहे हैं हॉस्पिटल वगैरह में, ये पता लगा कि है तो यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, आकर पहचान रहे हैं ये, लेकिन पहचान में नहीं आ रही है। पहचान में नहीं आ पा रहे। कौन था आपका परिजन में? हमारा पतो लगे ये किसी हम बड़े भाई साहब का लड़के की औरत थी, पतो ही बोलती है हम लोग देहाती भाषा में, यही पतो। There is also an individual from Amritsar who is also waiting from morning, and he is also not able to find out his loved one. आप अमृतसर से आए? जी अमृतसर। आपकी कौन परिजन खोया है? कब आप संगम घाट पर गए थे? रात में कोई 2:30 से 3 बजे। 3 बजे गए थे? हाँ जी। कौन था आपके साथ? हम 22 आदमी आए थे वहाँ से कुंभ नहाने के लिए अपने कॉलोनी से। उसमें हमारे घर वाली और 2 मियाँ बीवी जो हमारे गली का है वो लापता है, अभी तक नहीं मिल रहे। अभी तक नहीं मिले हैं आपके। तो आपने यहाँ पर किसी ऑफिसर से या फिर किसी डॉक्टर से पूछताछ करने की कोशिश करी? हाँ, वो अस्पताल में जो है वहाँ पर गया हूँ देखने, तो वहाँ मरीज है मगर उसमें कोई नहीं है। जब भगदड़ हुई थी आप भी वहीं पर मौजूद थे? भगदड़ कब हुआ हमने देखा नहीं सर। हाँ। तो आपके परिजन वहाँ पर थे उस वक्त? हम सब साथ में थे 3 बजे तक। 3 बजे तक। उसके बाद जब हम उसको खोजने लगे न, तो खोजते खोजते अभी तक नहीं पता लग रहा है कि कहाँ है नहीं है। So you heard, still these people are waiting at the hospital, and they are unable to find out their loved ones, waiting for some information to come in from inside the hospital. They're going after hour and hour to get those people identified, because ambulances are still on the way. There were green corridors which had been established yesterday, as the DIG mentioned, but of course, the UP government claims that situation is right now under control. Massive security is in place. The holy dip had resumed since afternoon, but this unfortunate stampede that broke out is something that these family members can only feel of.
Well, moving on, Aviation Minister at the centre, Ram Mohan Naidu, has taken an important meeting on Flight Fares today. Mr. Naidu has met airline representatives. He has also reviewed air connectivity to Prayagraj, and the minister has also said that he will ensure reasonable fares. Well, time for a short break. More news and updates on the other side. Welcome back. Delhi water wars have now escalated. Sonipat Court has summoned Arvind Kejriwal, the chief of Aam Aadmi Party. He has been summoned over his remarks centred around Yamuna River, alleging that the Haryana government was deliberately poisoning the water of Yamuna meant for people of Delhi. Kejriwal has been summoned on the 17th of February. Haryana government had in fact moved court in this case. Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal has also meanwhile submitted his reply to ECI's notice regarding his statements about Yamuna water contamination. He has said that he has presented facts proving credibility of his statement. Let's get you some political reactions on this development. अरविंद केजरीवाल ने आज चुनाव आयोग में दिए गए नोटिस का जवाब सबमिट करते हुए ये कहा है कि अपने उस दावे को उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हाँ हरियाणा जहरीला पानी दे रहा था। हमें लगता था शायद उनमें कुछ शर्मिंदगी होगी, कुछ प्रायश्चित होगा तो शायद माफी मांगेंगे, लेकिन जिस तरह से वो दो राज्यों का समन्वय और सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की भाषा कोई देशद्रोही बोल सकता है। Well, politics over Yamuna intensified today with Haryana Chief Minister and also BJP leader Nayab Singh Saini taking a sip of the water directly from the river as it flows past Delhi's Palla village, as challenged by the Aam Aadmi Party that had alleged that it's the Haryana government that's poisoning Yamuna River and also the water that's meant for people of Delhi. Now, a case has also been filed against Arvind Kejriwal over these allegations of his. Meanwhile, the Prime Minister has slammed Arvind Kejriwal for his allegations during a rally in the capital. पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। Prime Minister Narendra Modi is wading into the Yamuna water war, which gets murkier as February 5th draws near. दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए। Addressing an election rally in Delhi's Gonda, Prime Minister Modi slammed AAP chief Arvind Kejriwal's toxic Yamuna water charge. हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? Narendra Modi stepped up the counter-attack, pointing to Kejriwal's failed promise to clean the Yamuna. इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। बेशर्मी है, बेईमानी है, बदनीयती है। ये दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसाना चाहते हैं। And a war of words continued on social media between the chief ministers of Delhi and Haryana. After Nayab Singh Saini threatened a defamation suit, Delhi Chief Minister Atishi suggested to test Yamuna waters at Palla village, the point where it enters Delhi, for ammonia levels before the media. Haryana Chief Minister responded saying she was welcome on the banks of Yamuna in Palla village. He further added that there is no poison in the water coming to Delhi from Haryana, but Aam Aadmi Party's minds are definitely filled with poison. अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो केजरीवाल ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज पवित्र यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का महा यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। एचओ जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, कल यहाँ के सैंपल लिए हैं
जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। ये बेहद दुखद है कि पानी जैसे सेंसिटिव मामले पर प्रधानमंत्री मोदी खुद राजनीति कर रहे हैं। ये हरियाणा सरकार, ये भाजपा सरकार इतनी विंडिक्टिव है कि अपनी ऐतिहासिक हार देखकर दिल्ली में वो अब इन हरकतों पे उतारू है कि दिल्ली के लोग अगर बीमार हो जाएंगे तो ब्लेम स्क्वेयरली अरविंद केजरीवाल जी पर फॉल करेगा। Meanwhile, Haryana government has filed a case against the former chief minister for spreading panic amongst citizens. The Congress too dived into the water wars. It promised to clean the Yamuna to the point that not only Kejriwal but also Chhat devotees can take a holy dip in it. Leader of opposition Rahul Gandhi tore into Kejriwal for making false promises. यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, साफ सुथरा पानी पीते हैं और आपको झूठे बयान करते हैं। Delhi's election campaign has turned as toxic as the foam that floats on the Yamuna River. Arvind Kejriwal's stunning claims have been met with vehement retorts from the BJP brass. Dramatic developments have happened, and now the question remains that after this, on which way will the political tide turn on February 8th in the capital city? Now with camera person Prem Singh, this is Ishka Verma for NDTV. Moving on, Delhi Police's big action on Kopernikus Marg in Delhi. Large amount of cash and liquor bottles have now been recovered from a vehicle with a Punjab number. According to Delhi Police, Aam Aadmi Party pamphlets were also found in this vehicle. It was parked in front of Punjab Bhavan. Delhi Police have now registered a case and started an investigation. Let's listen in to this reaction by Virendra Sachdeva, the BJP president of New Delhi. पहले शराब और अब पैसा। दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी संभावित हार को देखते हुए अरविंद केजरीवाल अब तस्करी पे उतर आए हैं। कल 2069 पेटी शराब की पकड़ी गई नरेला विधानसभा में, और आज पंजाब भवन के बाहर पंजाब सरकार की गाड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रचार सामग्री के अंदर 10 लाख रुपए कैश फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़े हैं। अब आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल किस स्तर पे जा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है, तो पहले शराब की तस्करी और अब शीश महल का पैसा दिल्ली के चुनावों में लगाया जा रहा है। Meanwhile, the Congress party launched its manifesto Nyay Patra for the upcoming Delhi Assembly elections, promising to address key issues facing the capital. The manifesto was unveiled by Congress General Secretary Jairam Ramesh and party president of the state Devendra Yadav. Some of the big promises of the party are 33% reservation for women in government positions and a financial aid scheme for widows' daughters. The party has also promised to establish 100 Indira canteens across the city with a meal costing just ₹5. Earlier promises of giving up to 2,500 rupees, as well as free gas cylinders at 500. The freebies culture continues. I think there's competition between the BJP, the Aam Aadmi Party and the Congress, despite the various political claims that they make after elections that we must stop this freebie culture. Every political party understands that it's time now to woo the voters one way or the other. I think that has become the way for most political parties, and this is a trend that has started in the last few years, and I think it's going to continue because if they want to get the votes of the people, that is why the Congress, once again, trying to make these big promises, even though it has still to make a presence felt after the debacles that they've had, be it in 2015 and in 2020. It's still yet to recover. Let's see what happens this time around. Meanwhile, the Supreme Court today ordered the centre to collect the total number of criminal cases registered against Muslim men under a law which penalizes declaration of triple or instant talaq. The bench issued this directive while hearing petitions from various Muslim organizations challenging how constitutional the act is.
Chief Justice Khanna noted that even if a husband utters triple talaq, the marriage remains legally intact and questioned the logic of criminalizing the pronouncement of divorce when it holds no legal validity, asking for a comprehensive data on FIRs that have been registered till now. Meanwhile, Solicitor General of India Tushar Mehta has argued that deciding criminal liability falls within the purview of legislative policy. Meanwhile, the Joint Parliamentary Committee scrutinizing the Waqf Amendment Bill today adopted its report and also the amended version of the proposed law with a majority vote. Opposition MPs, however, have voiced their strong criticism of the adopted bill, which was approved with a 15:11 votes, alleging that it was unconstitutional and will destroy the Waqf board by allowing for the government's interference in religious matters of Muslims. डिसेंट नोट तो उन्होंने आज ही देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने दी नहीं। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के सांसद उन्होंने डिसेंट नोट दे दी। इस जेपीसी का निर्णय बहुत बड़ा ऐतिहासिक होगा, क्योंकि राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की संपत्ति बचाने के लिए और गरीब मुसलमान लोगों के डेवलपमेंट के लिए ये जो वक्फ एक्ट है उसमें सुधारणा होनी चाहिए थी। I have given my dissent note. On behalf of Trinamool Congress, both myself and Mr. Nazimul Haq, the observation and recommendation of the committee are wholly perverse. Perverse why? Number one, statements of the witnesses have not been taken into consideration. What we have said during the course of the deliberation, that have not been taken into consideration. Now the question therefore arises is, whether the stakeholders' view or our view which we have expressed or the witnesses' view which have been expressed time to time, whether that, why did it not appeal to the chairman? Moving on, an Israeli official said that Hamas will release 3 Israelis, including 2 women and an 80-year-old man, and 5 Thai nationals in their next hostage release slated for Thursday. Israel has received the list of hostages who are to be released from the captivity of Hamas tomorrow. The Israeli Prime Minister's office has also confirmed detailed comments will be given after families are updated. That's what the statement has said. In addition to the 3 Israeli hostages, 5 Thai hostages will also be released tomorrow, but no Palestinian prisoners will be released in exchange for the Thai nationals.